नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। 34,000 फीट की ऊंचाई पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि विमान में सभी पैसेंजर्स पायलट बिना आवाज के, बिना हिले गिरे लाश में बदल गए। आखिर क्यों फाइटर प्लेन्स को आदेश दिया गया इस प्लेन को मार गिराने का? क्या यह प्लेन किसी अनजानी ताकत के काबू में थी या किसी आतंकी घटना का शिकार थी? देखने और सुनने में तो यह एक फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह तो एक सच्चा हादसा है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर दिया। अब रात के 1:25 पर हिलियोज एयरवेज की फ्लाइट GU 522 लंदन से उड़कर लर्नका एयरपोर्ट पर लैंड करती है। इसके कुछ ही घंटों बाद इस फ्लाइट को अगली उड़ान के लिए लर्नका एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाना था। इस उड़ान के लिए नए क्रू मेंबर्स और पायलट को नियुक्त कर दिया गया था। इस उड़ान के लिए प्लेन में 115 यात्रियों के साथ 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस प्लेन का नेतृत्व 58 वर्षीय जर्मन पायलट हंस यूर्गेन मार्टिन कर रहे थे, जिन्हें 16,900 घंटों का एक विशाल उड़ान अनुभव था। इसमें से इन्होंने 5,500 घंटों तक तो इसी तरीके के बोइंग 737 प्लेनों को उड़ाया था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर 51 वर्षीय पंपो चंबरलोस को नियुक्त किया गया था। ये 7,549 घंटों का विशाल अनुभव लिए हुए थे। अब सुबह के 8 बजे सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स के सवार होने के बाद प्लेन अपना रोल ऑफ प्रोसेस शुरू करती है। फ्लाइट टैक्सी वे से होते हुए रनवे पर पहुंचती है। सभी प्री फ्लाइट चेकेज कंप्लीट करने के बाद यह फ्लाइट 9:07 पर लर्नका एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। सब कुछ सामान्य चल रहा था, मौसम एकदम साफ था। इसे लर्नका एयरपोर्ट से एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की दूरी को 1 घंटे 23 मिनट में कंप्लीट करना था। अब धीरे धीरे फ्लाइट हाइट को गेन करते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी। फ्लाइट 10 मिनट में 12,000 फीट की ऊंचाई कवर कर रही थी। तभी इसके कॉकपिट में केबिन प्रेशर वार्निंग अलार्म बजने लगता है। सामान्य रूप से इस अलार्म का मतलब यह होता है कि केबिन में उसके प्रेशर में कुछ खराबी है, प्लेन को और अधिक ऊंचाई पर नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश पायलट इस अलार्म को बढ़िया तरीके से समझ नहीं पाते हैं। पायलट के दिमाग में यह आता है कि यह अलार्म टेक ऑफ कंफर्मिंग अलार्म है, जो कि 10 मिनट बाद बजने का इसका क्या काम है? इसे तो टेक ऑफ से पहले बजना चाहिए। टेक ऑफ कंफर्मिंग वार्निंग अलार्म का मतलब यह होता है कि टेक ऑफ से पहले यह बजता है और इसके बजने का मतलब है कि प्लेन में कुछ गड़बड़ी है, इसे दोबारा पूरी तरीके से रीचेक किया जाए। अब पायलट अलार्म के इस कंफ्यूजन से काफी परेशान थे। फ्लाइट 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अभी भी ये प्लेन लगातार हाइट को गेन करते जा रहा था। तभी कुछ ही मिनटों में कॉकपिट में बहुत सारे अलार्म बजना शुरू कर देते हैं। अब पायलट इन सारे अलार्म को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई सफलता नहीं मिलती है। अब पायलट काफी परेशान हो जाते हैं। लाख कोशिश के बावजूद भी जब अलार्म ठीक नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब ये हेलियोस मेंटेनेंस टीम को कॉल करते हैं। अब तक ये फ्लाइट 18,000 फीट हाइट कवर कर चुकी थी और सारी खतरे की जड़ ये हाइट ही थी। तभी अचानक कॉकपिट में ऑक्सीजन अलार्म बजने लगता है और तुरंत पैसेंजर केबिन में सारे पैसेंजर के सामने ऑक्सीजन मास्क लटक जाते हैं। लेकिन कॉकपिट में पायलट को यह खबर नहीं थी कि ऑक्सीजन मास्क पैसेंजर केबिन में लटक चुके हैं। अब पायलट अपनी पूरी प्रॉब्लम मेंटेनेंस टीम से शेयर करते हैं, लेकिन जब मेंटेनेंस टीम को भी प्रॉब्लम सही ढंग से समझ नहीं आती है, तो मेंटेनेंस टीम पायलट की कॉल को ग्राउंड इंजीनियर से कनेक्ट कर देती है। अब ये पायलट अपनी पूरी प्रॉब्लम ग्राउंड इंजीनियर को बताते हैं और उससे कहते हैं कि शायद
प्लेन का कूलिंग वेंटिलेशन सिस्टम में कुछ खराबी आ चुकी है। तभी ग्राउंड इंजीनियर दोनों पायलट से कहता है कि आप चेक करिए कि जो प्रेशराइजेशन बटन है वो ऑटो मोड में है या नहीं। दोस्तों, पूरी समस्या, पूरी प्रॉब्लम की मेन जड़ यही बटन थी। लेकिन कॉकपिट में बज रहे अलग अलग वार्निंग अलार्म की वजह से पायलट ग्राउंड इंजीनियर की बातों को अनसुना कर देते हैं और ग्राउंड इंजीनियर से वेंटिलेशन कूलिंग सिस्टम की खराबी की जानकारी लेना चाहते हैं। अचानक ग्राउंड इंजीनियर और पायलट के बीच कनेक्शन कट हो जाता है। अब मेंटेनेंस टीम, ग्राउंड इंजीनियर और एटीसी के लगातार कोशिश करने के बावजूद भी पायलटों से कोई संपर्क नहीं हो पाता है। अपने निर्धारित रूट प्लान पर ही प्लेन अभी भी लगातार ऊंचाई गेन करता जा रहा है। प्लेन लगभग 34,000 फीट की हाइट पर पहुंच चुका है। फिर इधर 9:30 बजे के लगभग फिर से एटीसी पायलट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कोई कनेक्शन नहीं हो पाता है। अब 9:37 पर यह प्लेन साइप्रस के एयर स्पेस से निकलकर एथेंस के एयर स्पेस में इंटर कर जाता है। सामान्य रूप से जब कोई प्लेन किसी एक एयर स्पेस से निकलकर दूसरे नए एयर स्पेस में पहुंचता है तो पायलट नए एयर स्पेस के एटीसी से कनेक्ट करता है। लेकिन यहां पर यह प्लेन किसी भी नए एयर स्पेस के एटीसी से कनेक्ट नहीं होता है और लगातार 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता जा रहा था। 10:10 से लेकर 10:50 के बीच पायलट से 19 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हर बार कोई जवाब नहीं आता है। 10:40 पर 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ प्लेन एथेंस एयरपोर्ट की होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए चक्कर लगाने लगता है। अब भी लगातार कोशिश करने के बावजूद पायलटों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। तभी एथेंस एयरपोर्ट की टीम ने बगल के हेलेनिक एयरफोर्स स्टेशन से 2 एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों को हिलियोस फ्लाइट के बारे में जानकारी के लिए भेजा जाता है। अब 11:20 पर दोनों फाइटर प्लेन हिलियोस फ्लाइट के पास पहुंच जाते हैं। एक फाइटर प्लेन हिलियोस फ्लाइट के पीछे पीछे उड़ने लगता है, जबकि दूसरा फाइटर प्लेन हिलियोस फ्लाइट के साथ उड़ता है। फाइटर प्लेन का पायलट हिलियोस फ्लाइट के अंदर झांकने की कोशिश करता है और झांक कर देखता है कि पायलट की एक सीट पर फर्स्ट ऑफिसर बेसुध पड़ा है, जबकि पायलट की दूसरी सीट खाली पड़ी हुई है। अब फाइटर पायलट थोड़ा और नजदीक आकर पैसेंजर खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है और झांक कर देखता है कि सारे पैसेंजर अपने सीट पर तो पड़े हुए हैं, लेकिन किसी में किसी भी तरीके की ना ही कोई हलचल है, एकदम बेसुध पड़े हुए हैं। और यहां तक कि सभी पैसेंजर के सामने ऑक्सीजन मास्क लटके हुए हैं, कोई भी पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क लगाए नहीं हुए हैं। तभी अचानक फाइटर पायलट एक इंसान को बिना मास्क लगाए हुए पायलट सीट की तरफ आते हुए देखता है। वह इंसान पायलट की सीट पर बैठ जाता है और फ्लाइट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फाइटर पायलट लगातार उस इंसान की दिमाग को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसान बेसुध की वजह से फाइटर पायलट की तरफ किसी भी तरीके से ध्यान नहीं देता है। अब 11:50 पर इस तरीके से अपने आप उड़ते हुए हिलियोस फ्लाइट के बाएं इंजन से धुआं निकलने लगता है और 12:50 पर तो इस फ्लाइट के दोनों इंजन ही काम करना बंद कर देते हैं। अब यह फ्लाइट एथेंस एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर की दूरी पर ग्रेनिटो की पहाड़ियों में क्रैश कर जाती है। दुर्भाग्य से इस प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो जाती है। रेस्क्यू टीम द्वारा 121 डेड बॉडीज को बाहर निकाला जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब 121 लोगों की ऑटोप्सी की जाती है। उसमें यह पता चलता है कि ये सारे लोग दुर्घटना से 2 घंटे पहले ही मर चुके थे।
आखिर ये सभी लोग मर चुके थे, तो प्लेन को कंट्रोल कौन कर रहा था, प्लेन को ऑपरेट कौन कर रहा था? ग्रीस के इतिहास में यह सबसे बड़ी और दर्दनाक हवाई दुर्घटना थी। इस हवाई दुर्घटना के तुरंत बाद जांच शुरू कर दी गई और जांच के दौरान इन्वेस्टिगेटर को यह पता चला कि इस दुर्भाग्यपूर्ण फ्लाइट से पहले जब यह प्लेन लंदन से लर्नका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा, तभी फ्लाइट के क्रू मेंबर ने इसके राइट साइड के सर्विस में आवाज सुनी। इसके अलावा उसने डोर सील को भी जाम देखा। इस बात की शिकायत उस क्रू मेंबर ने सर्विस स्टाफ से की और उस क्रू मेंबर ने यहां तक कहा कि फ्लाइट की अगली उड़ान से पहले इसे रीचेक कर लिया जाए। इस शिकायत के मद्देनजर ग्राउंड इंजीनियर प्लेन को मैनुअल एयर प्रेशराइज करके इसके किसी तरीके के एयर लीकेज की जांच करता है। इस जांच के दौरान ग्राउंड इंजीनियर प्रेशराइज बटन को ऑटो मोड से मैनुअल मोड में करके एक्यू पावर के द्वारा प्लेन को एयर प्रेशराइज करता है ताकि प्लेन से किसी तरीके के एयर लीकेज का पता चल जाए। अब इस जांच के बाद ग्राउंड इंजीनियर एक छोटी सी गलती कर देता है। दोस्तों, इसी छोटी सी गलती इतने बड़ी हादसे का कारण बन जाती है। ग्राउंड इंजीनियर ने वो छोटी सी गलती क्या कर दिया? ग्राउंड इंजीनियर उस प्रेशराइजेशन बटन को मैनुअल मोड से ऑटो मोड में करना भूल गया। यदि वह बटन ऑटो मोड में हो जाती तो प्लेन जैसे जैसे ऊपर जाता अपने आप यात्रियों के केबिन का जो एयर प्रेशर है वो एडजस्ट होता चला जाता, लेकिन मैनुअल में होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। यदि यह प्रेशराइजेशन बटन ऑटो मोड में होती है तो प्लेन जैसे जैसे हाइट पर जाता है तो अपने आप प्लेन का प्रेशर आवश्यकता अनुसार बना रहता है, जिसकी वजह से पायलट, क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहां पर पायलट की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि टेक ऑफ से पहले इस प्रेशराइजेशन बटन को चेक कर ले, लेकिन दुर्भाग्यवश पायलट ने भी इस प्रेशराइजेशन बटन को चेक नहीं किया। यह प्रेशराइजेशन बटन मैनुअल मोड में ही रह जाती है। पायलट को भी इस बटन को मैनुअल मोड से ऑटो मोड में कर देना चाहिए था। अब जब यह प्रेशराइजेशन बटन मैनुअल मोड में ही रह गई तो यह फ्लाइट जैसे जैसे हाइट गेन करता गया, कॉकपिट से लेकर पैसेंजर केबिन में एयर प्रेशर लगातार कम होता चला गया। जब यह फ्लाइट 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची तभी केबिन के एयर प्रेशर के कम होने की वजह से कॉकपिट में केबिन प्रेशर अलार्म बजने लगा, लेकिन ये पायलट इस अलार्म को समझ नहीं पाए। दुर्भाग्यवश पायलट ने इस अलार्म को टेक ऑफ वार्निंग अलार्म समझ लिया। केबिन प्रेशर वार्निंग अलार्म और टेक ऑफ वार्निंग अलार्म दोनों की साउंड लगभग एक जैसी ही होती है, जिसकी वजह से पायलट केबिन प्रेशर वार्निंग अलार्म और टेक ऑफ वार्निंग अलार्म में कंफ्यूज हो गए। अब यह फ्लाइट जैसे जैसे हाइट पर जाती चली गई वैसे वैसे प्लेन के अंदर एयर प्रेशर कम होता चला गया और अब पैसेंजर से लेकर क्रू मेंबर्स तक ऑक्सीजन की कमी की वजह से वे शुद्ध होने लगे। उनके सामने ऑक्सीजन मास्क लटका हुआ है, फिर भी वो ऑक्सीजन मास्क लगा न सके। यहां तक कि पायलट की सीट पर बैठे हुए फर्स्ट ऑफिसर भी बेसुध हो चुके थे। पायलट अपनी सीट से उठकर पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक चेक करने के लिए चले गए और यही वजह थी कि जब फाइटर प्लेन का पायलट इस होलियोस फ्लाइट के अंदर खिड़की से झांकता है तो दूसरे पायलट की सीट पर पायलट को नहीं पाता है। अब धीरे धीरे प्लेन में ऑक्सीजन की कमी होती गई, जिससे हाइपोक्सिया हो गया और इसकी वजह से सभी लोगों का शरीर और दिमाग काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया और कुछ समय के बाद सभी लोगों की फ्लाइट के अंदर मृत्यु हो जाती है। और इन्वेस्टिगेटर ने जांच के दौरान यह भी पाया कि जो फाइटर प्लेन के पायलट को एक अजनबी इंसान दिखा था, जिसने बाद में सबसे लास्ट में पायलट की सीट पर बैठकर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश किया, वो प्लेन का ही एक क्रू मेंबर था।
जो कि एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर को लगाकर अन्य यात्रियों और पायलट की तुलना में कुछ ज्यादा देर तक जीवित रहा। अगर बोइंग 737 प्लेन की बात करें तो यदि इस प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इस प्लेन में लगे केमिकल यूनिट से ऑक्सीजन की सप्लाई कॉकपिट से लेकर केबिन तक, पैसेंजर्स तक मास्क के द्वारा दी जाती है और यह सप्लाई मात्र 12 मिनट्स के लिए पर्याप्त होती है ताकि इतने समय में पायलट प्लेन को अधिक हाइट से 10,000 फीट की हाइट तक ला सके और 10,000 फीट की हाइट पर ऑक्सीजन का लेवल लगभग सामान्य हो जाता है और इस लेवल पर कॉकपिट में पायलट और केबिन में पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स आसानी से सांस ले सकते हैं। दुर्भाग्यवश होलियोस फ्लाइट के पायलट को एयर प्रेशर के कम होने का पता ही नहीं चला और इसी वजह से सारे पैसेंजर, क्रू मेंबर्स और पायलट्स सभी लोग आसमान में मौत के मुंह में समा गए। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद 31 अक्टूबर 2006 को होलियोस एयरवेज ने अपनी सभी फ्लाइट को बंद कर दिया। दोस्तों, इस तरीके से हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इस तरीके की और भी बढ़िया जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।